अब ये लाल हो गया, लाल ही ना हो, ठीक है, बिल्कुल सही दिया। अग्रसेन कन्या महाविद्यालय हिंडौन सिटी में आप सभी छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। और जैसा कि आपको विदित है कि हम ऑनलाइन क्लासेज आपके कॉलेज में लगातार चल रही है, सभी टीचर आपकी ऑनलाइन क्लासेज ले रहे हैं और आप की कमी एक रह रही है कि आप शायद वीडियो पूरा नहीं देख रहे हैं या देख भी नहीं रहे हैं। अपने मोबाइल यदि गार्जियन पे है तो अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब न करें, उनसे जितना समय मिलता है उतना अपने मोबाइल को ले और पढ़ाई को जो सब्जेक्ट है आपके उन वीडियो को देखें। सबका अलग अलग ग्रुप भी बना हुआ है, साथ ही हमारे कॉलेज की यूट्यूब चैनल पर भी आपके सभी वीडियो अपलोड हो चुके हैं और वो आ रहे हैं। जैसे जैसे वर्किंग डे रहता है उस दिन आपका क्लासेज चलती भी है और आपकी वीडियो अपलोड भी होती है। जो भी यदि आपको कमी लग रही है किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ में, तो आप अपने कमेंट बॉक्स पर या अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, जो भी पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है या सब सरों के नंबर आपके पास है, आप उनसे क्वेरी कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और नहीं हो तो स्वस्थ होने की जल्दी करें। चलो, तो मैंने आपको बताया था भारत के भूगोल में भारतीय मृदा के बारे में, और भारतीय मृदा एक बहुत बड़ा चैप्टर था, लेकिन कोशिश की गई थी कि आपकी एक वीडियो में वो आए और उसमें अपन ने काफ़ी चीज़ें सम्मिलित की थी और उनको आपको पता भी लगा था कि कौन कौन सी मृदा में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, किस प्रकार की कृषि वहाँ पर की जाती है। और कल मैंने जिक्र भी किया था कि आपको अगला जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा वो रहेगा आपका भारतीय जलवायु। एक बार RAS के पेपर में भी यानी इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई ऋतुएं कितनी होती हैं, तो सबका आंसर था 3 या 6, और उनमें से यदि एक ऋतु हटा दी जाए तो कितनी ऋतुएं शेष बचती है, तो आंसर -1 रहेगा, क्लियर है। लेकिन यदि हम कहें यदि भारतीय जलवायु में मानसून मतलब वर्षा ऋतु को हटा दिया जाए तो शायद ही कोई और ऋतु बचे। ना ग्रीष्मकाल का आपको पता लगेगा, ना शीतकाल का पता लगेगा, ना शरद ऋतु का, ना हेमंत ऋतु का, ना बसंत ऋतु का, सब सम्मिलित रूप से हो जाएंगी और किसी का भी ये पता नहीं लग सकता कि आप कौन सी ऋतु में जी रहे हो। तो भारतीय जलवायु के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो ऋतु है वो है आपकी वर्षा ऋतु, और वर्षा ऋतु में आपका मुख्य शब्द उभर के आता है और जो सामने आता है उसका नाम है मानसून। मानसून के बारे में आप सब जानते हैं, वर्तमान में या अभी मानसून का ही समय चल रहा है, बरसात का समय चल रहा है, तो हमें भी ये भी पता लग रहा है कि भाई कब से बरसात हो रही है और कब तक रहती है, कौन सी फसल इस पे उगाई जाती है, किस प्रकार के जीव जंतु यहाँ पर पैदा होते हैं, कौन से आते हैं कौन से नहीं आते हैं। तो बहुत पहले एक वैज्ञानिक थे हमारे लेमार्क महोदय, और उन्होंने एक सिद्धांत भी दिया था, स्वतः उत्पत्ति का सिद्धांत। और स्वतः उत्पत्ति के सिद्धांत की यदि अब बातें करें तो यानी बहुत से जीव जंतु ऐसे हैं जो अपने आप ही पैदा हुए हैं, उनमें किसी भी प्रकार की प्रजनन केंद्र का या प्रजनन क्षमता का कहीं पर रोल नहीं है। तो बहुत सी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पहले मुर्गी आई या अंडा, तो मैं क्लियर कह सकता हूँ पहले मुर्गी आई थी, अंडा नहीं आया था। तो जलवायु के बारे में मैंने कुछ शब्द यहाँ पर लिख रखे हैं, उसमें अपन गौर करते हैं। मानसून की हम बातें करते हैं तो अरबी भाषा में मानसून को मौसम कहा जाता है, जबकि मलयालम भाषा में इसे मॉनसून कहा जाता है। भारतीय शब्द में इसे मानसून, ये भारतीय शब्द है मानसून, और इसी से वर्षा ऋतु के जितने भी क्षेत्रों में इस समय बरसात होती है उन सबको मानसून ही कहा जाता है। भारत की देन है, चाहे चाइना में इस समय बरसात हो रही है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश या कजाकिस्तान और बहुत से देश हैं जिसमें इस समय बरसात होती है। वैसे हमारे यूरोपीय कंट्रियों की हम बातें कर रहे थे, तो यूरोपीय कंट्रियों में तो शीतकाल में वर्षा अधिक होती है, तो उसको मानसून नहीं कहेंगे, उसे हमारे क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाना जाता है, या फिर अपन उसको क्या कहते हैं, मावट कहते हैं।
लेकिन इस समय होने वाली बरसात को हम मानसून के नाम से जानते हैं। मानसून बनते कैसे है, तो उसका एक केमिकल उदाहरण यहाँ पर दे रखा है, जिसमें बर्फ़ का 1 ग्राम यदि टुकड़ा है और उसमें 76 कैलोरी उपस्थित है, 76 कैलोरी उपस्थित है, उसका वो तब्दील होगा या बदलेगा जल में H2O में, और उसमें जो कैलोरी आएगी वो 607 कैलोरी आएगी। और जब जल को वाष्प में, जल किस में बदलेगा, वाष्प में बदलेगा, और वाष्प आपकी जल की बूंदों में बदलेगा, और जल की बूंदें आपकी 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी उनका तापमान, यानी जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो वो अपने आप के भार को नहीं रोक पाती है और वो वर्षा के रूप में धरातल पर प्रकट हो जाती है। यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम यदि तापमान हो जाता है जल की बूंदों का, तो क्लियर है वो पाले के रूप में हमें दिखाई देती है। काफ़ी बार आप देखते हैं कि किसी भी सतह पर एक छोटी सी पतली परत बर्फ़ की जम जाती है, उसे कहते हैं पाला। तो इस प्रकार से ये एक प्रक्रिया है, तो उस प्रकार से हम इसको बातें करते हैं। दूसरी बातें करते हैं कि मानसून आता कब है, तो मानसून के आगमन का समय अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग माना गया है। उसमें भी हमने कुछ पॉइंट यहाँ पर दिए हैं, जिसमें आपका मानसून के आगमन के रूप में हमने देखा है कि 20 मई को, यानी भारत में सबसे पहले जो मानसून आते हैं वो आते हैं आपके अंडमान निकोबार द्वीप पर। यदि आपसे क्वेश्चन ये काफ़ी बार पूछ ले जाए, ऑप्शन में अंडमान निकोबार द्वीप नहीं होता है, तो आपको सबसे पहले ये मालाबार तट पर आता है। और मालाबार तट मैंने कल ही आपको बताया था या परसों बताया था कि मालाबार तट कौन से क्षेत्र में आता है, तो ये आता है आपका कोंकण क्षेत्र से लेकर और आपके केरल तक। ये पूरा क्षेत्र आपका किस में आएगा, मालाबार तट में आएगा। तो हम बातें करते हैं कि सर्वप्रथम जो मानसून आते हैं तो वो आएंगे आपके केरला में। यदि ऑप्शन में आप अंडमान निकोबार द्वीप नहीं है, कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए बोल रहा हूँ, यदि आपके लिखित में एग्ज़ाम होता है तो आपको अंडमान निकोबार द्वीप 20 मई लिखना होगा। और जबकि सर्वप्रथम धरातल पर जब हमारे यहाँ प्रकट होता है अरब महासागर से, तो वो केरल में आता है। जबकि अंडमान निकोबार द्वीप वाला आपका बंगाल खाड़ी से आता है। और 7 जून को ये प्रवेश करता है पश्चिम बंगाल में। तो ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेगा किधर का, बंगाल की खाड़ी वाला। बंगाल खाड़ी वाला आपका 7 जून को पश्चिम बंगाल में आ जाएगा। जबकि इधर वाले की हम बातें करें तो केरल के बाद ये कर्नाटक में आ जाता है, केरल के बाद कर्नाटक में आ जाता है। यदि 10 जून की हम बातें करें तो ये सौराष्ट्र गुजरात के क्षेत्र को बोलते हैं। गुजरात के जो पश्चिमी क्षेत्र है उसे सौराष्ट्र बोला जाता है। जबकि उधर से यदि हम बातें करें तो ये पटना कहाँ पर है, बिहार में है। और साथ ही ये मुंबई में भी इसी समय आ जाता है। मुंबई मतलब महाराष्ट्र में आ जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र में ये यहाँ पर प्रवेश कर जाएगा। 15 जून के समथिंग ये वाराणसी मतलब उत्तर प्रदेश का आपका उत्तरी भाग यानी उत्तरी पूर्वी विभाग आ जाएगा। 20 जून को ये लखनऊ में प्रवेश कर जाएगा। 25 जून को ये दिल्ली और राजस्थान, मतलब हमारे यहाँ यह 25 जून के बाद मानसून आते हैं, तो दिल्ली और राजस्थान में प्रवेश करेगा। उसके बाद 30 जून को ये पंजाब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की साइड जाएगा। और जबकि आपके ये पूरा महीना जब समाप्त हो जाता है जून का, उसके बाद 1 जुलाई को ये प्रवेश करता है आपके J&K, जम्मू कश्मीर एंड पाकिस्तान, दोनों में ये चला जाता है। तो थोड़ा हम एक बार इसको डायग्राम से और अच्छी तरह समझ लेते हैं। तो इस प्रकार से हम बातें कर रहे हैं। तो ये अरब सागर है आपका, ये बंगाल की खाड़ी है। तो अब हमने बातें की थी कि सर्वप्रथम जैसे अब यहाँ से जो मानसून उठते हैं इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट या मालाबार तट।
मालाबार तट या पश्चिमी घाट के नाम से इसे जाना जाता है, जबकि इसको पूर्वी घाट या कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट के नाम से इसे जाना जाता है। तो यहाँ से जो अरब सागर से सर्वप्रथम जो मानसून प्रवेश करेंगे वो पश्चिमी घाट पर आते हैं और इस जगह आता है आपका केरल। तो सर्वप्रथम ये केरल में प्रवेश करेगा, उसके बाद कर्नाटक में, उसके बाद गोवा और महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और J&K। इस प्रकार से ये आएगा, क्रम वाइज है। तो सर्वप्रथम अपन इस बातें करेंगे तो केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और आपके J&K, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के साथ पाकिस्तान का नाम भी यहाँ पर दे रखा है कि जम्मू कश्मीर में जब मानसून आते हैं उसी समय पाकिस्तान में मानसून आते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रवेश करता है। यदि पूर्वी घाट की हम बातें करें या बंगाल खाड़ी की बातें करें तो सर्वप्रथम ये पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में आता है, उसके बाद ये मेघालय में प्रवेश कर जाता है, पूर्वोत्तर भारत में। मेघालय के बारे में हमने पढ़ा है कि एक यहाँ पर गारो, खासी और जयंतिया, ये कुछ पहाड़ियाँ हैं, विश्व प्रसिद्ध पहाड़ियाँ कहा जाता है इन्हें। गारो, खासी और जयंतिया तीन नामों से ये पहाड़ियाँ हैं। और ये पहाड़ियाँ इस प्रकार है कीपाकार स्थिति में है ये। और यहाँ से जैसे ही मानसून इसमें प्रवेश करता है तो ये पहाड़ियाँ बहुत ऊंचाई पर स्थित है, तो ये ऊपर उठती है। मानसून ऊपर उठते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाने की वजह से इनमें वजन ज़्यादा हो जाता है और ये यहीं पर बरस जाते हैं। इसीलिए विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मेघालय, और मेघालय में भी 2 क्षेत्र जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, मौसिनराम या चेरापूंजी में ये बरसात करते हैं। इसके साथ ये इधर से पटना में प्रवेश करेगा और ये यहाँ से प्रवेश कर जाता है आपका चाइना में, तो चीन में भी ये जाते हैं मानसून। तो इस प्रकार से कुछ क्षेत्र के अपने डिटेल ली है। तो मानसूनों के बारे में हम बता सकते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से जगह पर कब कब मानसून आते हैं। अब मानसूनों के वर्णन के रूप में हमने कुछ क्षेत्र में इनका नामकरण अलग अलग कर दिया गया है। जिस प्रकार से हम बातें कर सकते हैं, जैसे असम में इसे नार्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। असम में इसे नार्वेस्टर के नाम से जाना जाता है, जबकि पश्चिम बंगाल में इसे काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है, जबकि कर्नाटका या आपके दक्षिण क्षेत्र में इसे आम्रबौछार के नाम से जाना जाता है। यानी अलग अलग जगह अलग अलग नामों से भी इसके मानसून का वर्णन किया गया है, क्योंकि कर्नाटक में इस समय आमों का उत्पादन बहुत अधिक होता है और आमों में इस समय बौछार के रूप में ये पड़ती है, तो आम्र बौछार के नाम से कर दिया गया है। जबकि पश्चिम बंगाल में ये काल के रूप में आती है, क्योंकि उस समय जो खड़ी फसल है वो समाप्त होने की वजह से आती है, तो बैसाख में ये होता है ऐसा, तो काल वैसाखी के नाम से इसका नामकरण कर दिया गया है। जबकि असम में जो चाय के बागान हैं और कॉफ़ी के बागान हैं उनमें इनका यानी छीड़े के रूप में आते हैं, तो इसे नार्वेस्टर के रूप में बोल दिया गया है। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में इसका नामकरण भी दिया गया है और मानसून का उत्पत्ति का सिद्धांत भी हमारे भारत में भी दिया गया है। जो आगे बहुत से क्षेत्र है, बहुत सी बातें हैं जो मानसून के बारे में अपन पढ़ते रहेंगे, लेकिन मानसून का मुख्य कार्य है आपका वर्षा करना। अगली बातें हम करें तो भारत में वर्षा का वितरण किस प्रकार से होता है। ठीक है।